बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई, जिसके एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो इजीली अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं तो लाजमी जाके वहाँ से कर लें। आज हमने करने हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों इनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं। नोट्स से मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको 9th क्लास के मैथ्स, केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और बायो मैथ्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। जिन बच्चों को चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग लाजमी जाएँ, सर्च करेंगे चैनल के ऊपर भी तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो बच्चों लाइक कर लिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव? क्या काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की नेगेटिव हो सकती है? तो इसका आंसर है तो बच्चों नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है, किसी बॉडी की नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब मास जो है हमारे पास वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि जो वेलोसिटी है इसमें वो हमारे पास कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, मतलब वो पक्की नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी के लिए वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? किसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले ले, वो वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है, और एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी हाफ ऑफ v। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, उसको E=k1 कर लेते हैं। उसका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और दूसरे में उन्होंने क्या किया कि ट्वाइस, मैस हमारे पास क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम हमारे पास मैस आ गया है। ठीक है, और वेलोसिटी का उन्होंने क्या कहा है, हाफ। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, v की जगह पर 1/2 v लिख दी है। अब इसका स्क्वायर था। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो बच्चों 1/2 का जब भी आप स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1/4 आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने जब और v का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 2 नीचे है, इन दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास रह क्या गया, m 1/4 v²। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ हमारे पास रह गई है। अब बच्चों अगर आपके पास 1/2 हो और 1/4 हो, तो इसमें से अगर हमने बताना है कि बड़ी वाली कौन सी, छोटी वाली कौन सी है, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 और इसका आंसर आएगा 0.25। ठीक है, तो आधा और आधे का भी आधा। ठीक है, तो हाफ वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है बजाय के फोर्थ वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या होगा, E1 जो है ना हमारे पास वो ग्रेटर है। तो यही चीज़ आपने जब कंपेयर किया था, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने ये एक्सप्लेन करते हुए ये तमाम वैल्यूज को लिखते हुए बता देना है। ये मैंने डिटेल सॉल्व नहीं कराया क्योंकि सिंपल हमने बता देना था कि ये बड़ी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, a car is moving along a curved road at constant speed। एक कार है जो मूव कर रही है कर्व्ड राउंड स्पीड। ठीक है, रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ। डज इट काइनेटिक एनर्जी चेंज? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मैच एंड स्पीड नॉट द डायरेक्शन। अब क्या हो, सरफेस जैसी मर्जी हो, ठीक है, गोल हो, सीधी हो, कर्व्ड हो, अप एंड डाउन हो, उससे क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैस और स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, उसका डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार डज नॉट चेंज। ठीक है, तो जब डायरेक्शन के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ के लिए, कार के लिए, बस के लिए चेंज नहीं होगी। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 1 जॉल एक यूनिट है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपने बताना है। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ द कैपेसिटी टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फर्मेशन और स्टेट, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 1 जॉल का काम कर सकता है इन दिस पोजीशन। तो सिंपल हमने बताना है कि इसका मतलब क्या है, तो ये हमने लिख दिया है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना वो पूछे उतना ही एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, गाड़ी चलाते हुए मोटरवे के ऊपर क्या होता है, टायर ऑफ अ व्हीकल समटाइम ब्रस्ट। कभी कभी ऐसा होता है मोटरवे के ऊपर, क्योंकि हमारी एक स्पीड लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी कार की स्पीड को उस लिमिट के ऊपर एटलीस्ट 120 होती है, वहाँ तक चलाना ही है। उससे स्लो नहीं आप आ सकते, उससे फास्ट नहीं आप जा सकते। बट मे बी इट कॉज, अब ऐसे जो कंटिन्यूसली चलते चलते, ठीक है, आप लाहौर से कराची जा रहे हैं या लाहौर से पिंडी तक जा रहे हैं और आपकी गाड़ी चलती जा रही है और ऐसे हुआ कि एकदम टायर ब्रस्ट कर गया, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। द मेन कॉज ऑफ टायर ब्रस्ट ऑन अ मोटरवे इंक्लूड्स ओवर इन्फ्लेशन, अंडर इन्फ्लेशन, ओल्ड एंड वर्न आउट टायर, अब पुराने टायर होने की वजह से, पंचर पहले का ही पंचर हो, डैमेज हो जो हमें पता ना चला हो, ओवर हीटिंग की वजह से, ज़्यादा गर्म होने की वजह से, या ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा तेज़ चलाने की वजह से क्या होता है, टायर के ऊपर इफेक्ट होता है। ये 6 रीजन है मेन जिनकी वजह से टायर कोई भी डैमेज हो सकता है और क्या होता है, वो फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट, अक्सर बच्चे स्ट्रीट के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉयज़ की बात कर रहे हैं। द बॉल स्मैश अ विंडो पैन, अब एक बच्चे ने लगा दिया छक्का और वो चला गया पड़ोसी के घर शीशा तोड़ते हुए, बॉल वो चली गई। अब आंटी आ गई बाहर, वैसे इसके अंदर आंटी कैसे करनी है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन दिस इवेंट, अब वो एनर्जी बतानी है, आंटी की एनर्जी नहीं बतानी हमने बॉल की एनर्जी बतानी है जो कि एक विंडो के ज़रिए से अंदर चलेगी उसको तोड़ते हुए, ठीक है। अ मूविंग बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी व्हेन द बॉल हिट्स द विंडो पैन, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू ग्लास। अब जैसे ही क्या हुआ कि बॉल के ऊपर वेलोसिटी लगी एक डायरेक्शन में, अब ठीक है, तो व्हेन बॉल्स हिट द विंडो पैन द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू ग्लास। क्या हुआ कि जब बॉल को हिट किया गया तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो जिसकी वजह से वो आ रही थी, वो क्या हुई, ग्लास के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। वो बॉल से निकल के ग्लास के ऊपर ट्रांसफर हुई। ग्लास को या तो हीट मिली है या बहुत ज़ोर का झटका लगा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लास जो है वो डैमेज हो गया। The observed energy caused the glass to break, converting some of energy into sound energy। अब जोर का झटका लगा जिसकी वजह से साउंड एनर्जी में चेंज हो गया। एंड हीट एनर्जी, अब दूसरी चीज़ क्या थी, या तो उसको बहुत ज़ोर का गर्म थी, फुल स्पीड में आ रही थी, तो वो हीट मिली जिसकी वजह से क्या हुआ, शीशा टूट गया। Question number 7, a man throw boats upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing work? अब एक मैन ने एक रोइंग बोट अपस्ट्रीम जो ऊपर नीचे चल रही थी उसको क्या किया, रेस्ट की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब क्या उसको वो काम कर सकता है, यस ही इज डूइंग वर्क इवन थ्रू ही इज एज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर। अब वो एक चीज़ के शोर मतलब होता है वो जिसके साथ पैडल जिसके साथ हम मारते हैं ना, पीछे की तरफ को धकेलते हैं, उसके साथ ही इज एक्सर्टिंग फोर्स टू द रॉ बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर। अब बेशक वो उसके साथ पीछे की तरफ को धकेल रहा है, बोट आगे की तरफ को जा रही है, तो क्या है कि पानी की धकेल रहा है, तो क्या कर सकता है वो काम से कर सकता है। द फोर्स ही एक्सर्ट मूव्स द वाटर बिहाइंड हिम, वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, जब वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है तो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, इवन इफ देयर इज नो विजिबल डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू द शोर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पार्ट्स में है, अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टीप हिल। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल के ऊपर है, वो एक डाउन हिल पर है, अभी तो वो सबसे ऊंचाई पर था, ठीक है, विदाउट पैडलिंग। अब उसने जब ऊंचाई पर था तो उसने पैडलिंग करना छोड़ दिया एंड टेक इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल। अब वो पैडलिंग छोड़े बगैर नेक्स्ट हिल तक कैसे जाएगा,
ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ व्हाट हैपन, अब डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या करना है हमने, आपने बताना है एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। हमने डायग्राम ड्रॉ करते हुए इन चीज़ों को, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को भी एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम को समझ लें, इतनी ज़्यादा डिटेल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग स्केल को पकड़ कर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आप सिंपल सी एक टॉप हिल बना लें। सबसे पहले टॉप पर था, उसने साइड पैडिंग छोड़ दी तो नीचे ही आएगा। जाहिर सी बात, हिल का मतलब क्या, अप एंड डाउन स्लोप है। नीचे से फिर उन्होंने कहा कि दोबारा से टॉप पे जाना है। तो ये साइक्लिस्ट की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फुल है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, यहाँ पर आते आते फिर से उसकी लो हो गई है। यहाँ से वो दोबारा से जाएगा तो अप हो जाएगी। यही चीज़ को हमने एनालाइज काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को करते हुए लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एट द टॉप ऑफ इट्स स्टीप हिल द साइक्लिस्ट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। As the cyclist moves downward, the potential energy is converted into kinetic energy. जब पोटेंशियल एनर्जी से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगी है, जीरो। इंक्रीजिंग स्पीड एट द बॉटम ऑफ द हिल द साइक्लिस्ट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और मिनिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। मूविंग अप द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स बैक, अब काइनेटिक एनर्जी वापस, जब यहाँ पर वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो क्या करेगा, दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी इंक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। एज द टॉप ऑफ द नेक्स्ट इनहेल एनर्जी ट्रांसफर इंक्रीज साइकिल रिपीट्स, ठीक है। यही साइकिल अप एंड डाउन का ऊपर नीचे होता जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, उसकी हाई थी और यहाँ तक आते आते क्या हो गई है, उसकी लो हो गई है। यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई तो यहाँ से जब वो उसने दोबारा से पैडलिंग शुरू की ऊपर तक जाते जाते, तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसी तरह अप एंड डाउन की फॉर्म में ये सर्कल चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इज टिम्बर ऑफ वुड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी? कमेंट। क्या टिम्बर जो है या वुड, कोई भी लकड़ी या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको हम जलाते हैं, वो रीन्यूएबल सोर्स है, क्या वो दोबारा से यूज़ हो सकती है? यस, टिम्बर और वुड इज कंसिडर अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज इट कैन बी रीप्लेनिश नेचुरली। अब क्या होता है कि जो लकड़ी हम काटते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा काटा है तो दरख्त के ऊपर से क्या हुआ कि वो और आ जाती है, तो हम उसे बार बार काटी जाएंगे, बार बार यूज़ करी जाएंगे नेचुरली थ्रू द सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है कि ये फॉरेस्ट के काम है, फॉरेस्ट के अंदर हम आप जितनी अच्छी केयर आप कंडीशन करेंगे प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब नेचुरल ग्रोथ, ट्री की नेचुरल ग्रोथ होगी, वो नेचुरली, अगर कटिंग के बाद ये ना हो कि अक्सर कटिंग ऐसे कर दी जाती है कि वहाँ से दोबारा से उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होती है, तब ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ट्री ग्रो ओवर टाइम एंड कैन बी रीप्लांटेड आफ्टर बीइंग हार्वेस्टेड इफ फॉरेस्ट आर मैनेज्ड प्रॉपर्ली। द सप्लाई ऑफ वुड रिमेन कंटिन्यूस मेकिंग इट अ रिन्यूएबल सोर्स। दूसरी चीज़ है कार्बन साइकिल बैलेंस। Tree absorb CO2 during their growth. When wood is burned, it releases CO2 carbon dioxide with new trees absorb it again, creating a cycle that makes wood a carbon neutral energy source. If tree planting is made at the same rate as harvesting, अब कंडीशन ऑफ सुटेबिलिटी क्या है, सर्टेनिबिलिटी। एज अ वुड इज रिन्यूएबल इट मस्ट बी हार्वेस्टेड बर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग। मतलब क्या होगा, अगर आप लोग प्लांटेशन अच्छे से करते रहेंगे ना, आप लोगों ने सर्कल बना लेना है, प्लांट को अगर काट रहे हैं, ट्री को किसी को मतलब काट रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसके बदले दूसरा ट्री लगाना ही लगाना है, या जो ट्री काटा है उसकी कटिंग ऐसे करनी है कि ऑटोमेटिकली दोबारा से ग्रोथ कर जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिलीज होती है न्यू प्लांट आने की वजह से, न्यू ट्री के आने की वजह से, तो जो छोटा ट्री होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी हेल्प होगी बड़ा होने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आज हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। इसी के साथ हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बहुत ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।